यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को जोरदार गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एकदम जोरदार हैं, एकदम जोरदार। ऑडियो, वीडियो एंड स्लाइड ऑल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर है। बहुत बढ़िया। कल भी हमारी क्लास रहेगी और परसों भी हमारी क्लास रहेगी। अभी तक तो शेड्यूल मेरे पास आया है, कल भी हमारी क्लास है और परसों भी है। हाँ, ड्यूरेशन उसका थोड़ा कम रहेगा, पर कल भी रहेगी क्लास और परसों भी रहेगी। टेस्ट में एमओटी और रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर जो हमने लास्ट टर्म पे वीक फोर्स से पहले पहले पढ़ा था, वीक फोर्स से पहले पहले जो हमने पढ़ा, ये जो वीक फोर्स आपके स्लाइड पे दिख रहा है, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है वो सब आपके टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो टेस्ट का सिलेबस में बता रहा हूं आपको। वीक फोर्स से पहले पहले का जितना भी है केमिकल बॉन्डिंग, वो पूरा आपके सिलेबस में आएगा, टेस्ट के 14 तारीख वाले। एक्सरसाइज 3 बेटा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि उसके अंदर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर टॉपिक को समझने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो लास्ट में करनी होती है। बेटा जनरली ऑक्सीजन ही दिया रहेगा आपको, फॉर्मल चार्ज पूछा जाएगा तो, क्योंकि साइड टर्म में डबल बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन, और कोई बनाएगा ही नहीं, या फिर नाइट्रोजन बनाएगा। ठीक है, और कोई थर्ड पीरियड का हो जाएगा, थर्ड पीरियड का पाई बॉन्ड बनता नहीं है। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन करे हुए दिए हुए उनको करिए। उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा। मंडे को जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। मंडे को जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर थोड़ी देर हम मॉड्यूल का डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, वीक फोर्स से पहले पहले तक आएगा, वीक फोर्स नहीं आएगा टेस्ट में। वीक फोर्स से पहले पहले तक का पूरा आएगा। हाँ, संडे को भी क्लास है, मंडे को भी क्लास है। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हो तो आगे चले, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने वीक फोर्सेस पढ़ना स्टार्ट करा था। वीक फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ना स्टार्ट करा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के बॉन्ड्स बने, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेनली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? कि जब पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बने, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बने, और नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बने। तो पोलर चीज क्या होती है? डाइपोल। तो पोलर पोलर के बीच में बनेगा तो बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर नॉन पोलर के बीच में बनेगा तो बोलेंगे डाइपोल, और नॉन पोलर के अंदर पोलरिटी इंड्यूस करनी पड़ेगी, तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा, वो इंड्यूस डाइपोल कहलाएगा। तो पोलर इंड्यूस, सॉरी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड जब नॉन पोलर होगा तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना, और उस इंस्टेंट के लिए सामने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, तो इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें बेसिकली ध्यान ये रखना है कि अगर पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा गया है। अच्छा, मुझे बताइए डाइपोल डाइपोल का एक और नाम क्या होता है? कैसे शुरू होता है बताइए? किसॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का एक और नाम क्या होता है? डी से शुरू होता है, डिबाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का एक और नाम
लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो लंदन डिस्पर्जन बोलेंगे या लंदन बोलेंगे या फिर डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, कुछ भी आ सकता है। लंदन डिस्पर्जन एक साथ भी आ सकता है, लंदन अकेला भी आ सकता है और डिस्पर्जन अकेला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन बेसिक टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब दो स्पेशल टाइप के वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल टाइप के वीक फोर्स लगते हैं आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। मुझे बताइए आयनिक कंपाउंड हमें क्या देगा, आयन। आयनिक कंपाउंड हमें क्या देगा, आयन। तो अगर आयन और पोलर के बीच में अट्रैक्शन है तो क्या आयन और पोलर को क्या डाइपोल बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो अगर आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आयनिक कंपाउंड या आयन और नॉन पोलर के बीच में कम अट्रैक्शन पूछा गया है तो मुझे बताइए नॉन पोलर के अंदर डाइपोल रहेगा या डाइपोल इंड्यूस करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसे अट्रैक्शन को बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपकी एक शॉर्ट समरी है जिससे आप टाइप ऑफ फोर्सेस पहचानेंगे। मुझे बताइए क्या क्या टाइप के बॉन्ड होते हैं, किन किन के बीच में बनते हैं। सर पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, आयन पोलर, आयन नॉन पोलर। ये 5 टाइप के फोर्स अगर हमारे पास होंगे तो हम पहचान सकते हैं कि वहां पे किस टाइप का बॉन्ड होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ का ओवरऑल जो ऑर्डर होता है वो नीचे लिखा हुआ है। आयन डाइपोल की सबसे ज्यादा, फिर डाइपोल डाइपोल की, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, और सबसे कम जो हमारे पास स्ट्रेंथ रहेगी वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रहेगी। ऐसा क्यों, मुझे बताइए कंप्लीट चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन करेगा या पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन करेगा या पार्शियल चार्ज, कंप्लीट। तो जो कंप्लीट चार्ज है वो आयन पर है या पोलर मॉलिक्यूल पर है, आयन पर। इससे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन हमें देखने को मिला वो देखने को मिला आयन डाइपोल के अंदर, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल के अंदर, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर सामने वाले के अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, उसके डाइपोल इंड्यूस करना पड़ा है, तो वो कंपेरेटिवली डाइपोल डाइपोल से कैसा आ जाएगा, वीक आ जाएगा। फिर उससे कम हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आपसे पूछे सभी में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, वैन डर वाल्स। और वैन डर वाल्स में भी वीकेस्ट कौन सा होता है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमने ऊपर टाइप पढ़ा कि पोलर पोलर होगा, पोलर नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, या आयन पोलर होगा या आयन नॉन पोलर होगा। तो ये पोलर और नॉन पोलर नेचर आप कैसे पता करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर कैसे पता करेंगे। सर डाइपोल मूवमेंट से, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डेल्टा ईएन देखेंगे, और अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वेक्टर सम देखेंगे। और ये सब आपने म्यू कैलकुलेट करना हमें पहले सिखाया हुआ है, यस या नो? बिल्कुल। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना कि उनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं। मुझे बताइए HCl, क्या यहाँ पर H और Cl 2.1 EN एंड 3 EN है, 2.1 EN एंड 3 EN है, तो क्या ये पोलर और क्या ये पोलर है क्या? यस। और पोलर पोलर के बीच में क्या किसॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने आगे के लिख दिया या फिर डाइपोल डाइपोल लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप 2, 3 एंड 4 के बीच में बताइए किस टाइप का अट्रैक्शन है। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ट्राई करिए, पता लगाइए कि पोलर है या नॉन पोलर है, और फिर बताइए कि वहां पर किसोम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आयन डाइपोल है या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है।
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। बहुत बढ़िया। ट्राई करिए, है आपके पास टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं अभी तक आपके। बिल्कुल सही है। सही है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए मैं बताता हूँ। मुझे बताइए H2S, H2S, H2S का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और एक भी लोन पेयर आ जाता है तो क्या वो पोलर होता है? हाँ, तो यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, तो ये पोलर पोलर है, और पोलर पोलर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? किसोम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl पोलर मॉलिक्यूल है, मुझे बताओ Cl2 क्या नॉन पोलर है क्या? तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर है। और CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाउ? लोन पेयर जीरो, साइटम सेम। तो पोलर नॉन पोलर के बीच में वापस कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया? डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना। हम न्यूट्रल एटम को, या बोले इनर्ट गैस वाले एटम को, कौन से एटम को? इनर्ट गैस वाले एटम को हम नॉन पोलर कंसिडर करेंगे। ये नोट हम मैंने आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताइए कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वापस मैं आपको लगभग 1 मिनट देता हूँ, है ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। न्यूट्रल एटम या इनर्ट गैस को आपको नॉन पोलर कंसिडर करना है। लिखिए मत चैट पे, इतने सारों के आंसर में मिसमैच हो जाएंगे। आप अपने रफ कॉपी में कहीं पे भी, या कॉपी में कहीं पे भी लिख के रखिए, जब मैं आपको बताऊं जब चेक करिएगा। ट्राई करिए। बहुत सिंपल है, बस पहचानना है कि पोलर है या नॉन पोलर है। डायपोल मूवमेंट का यूज है यहाँ पे, तो केवल हमें जानना था किसको क्या कहते हैं, बाकी यूज तो पूरा डायपोल मूवमेंट का होगा यहाँ पर। चलिए मैं बताऊं। ठीक है, इनर्ट गैस है तो इसको नॉन पोलर मानेंगे। वाटर पोलर। पोलर और नॉन पोलर के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसको क्या हम डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, C6H6 और C6H6, मुझे बताइए C6H6 होता क्या है? बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन को अगर आप देखेंगे तो सारे डाइपोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, NH3 एक लोन पेयर, NH3 एक लोन पेयर, एक लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो पोलर पोलर के बीच में क्या किसोम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आ जाएगा? ठीक है, एट वाले को देख के मुझे बताइए, एट वाले में किस टाइप का अट्रैक्शन है? एट वाले में Cl माइनस और H2O के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन है?
सर Cl माइनस है आयन और H2 है पोलर। आयन और पोलर के बीच में आयन डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल। अच्छा, Br माइनस भी क्या आयन है क्या? और मुझे बताइए Br2 पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो आयन और नॉन पोलर के बीच में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन होगा। और हीलियम हीलियम इनर्ट गैस इनर्ट गैस इनर्ट गैस को क्या हम नॉन पोलर मान सकते हैं? और नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। 1 से 10 तक कोई डाउट किसी में? किसी को? नहीं सर, ऑल क्लियर है, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है या सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो अपने आसपास अट्रैक्शन भी कैसा करेगा? ज्यादा। तो इस रिलेशन को हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मुझे बताइए, अगर कभी भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो किसी भी चीज का स्टेट चेंज होना, समझना मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? सर, जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो पास है तो वो सॉलिड है, अट्रैक्शन कम है थोड़ा दूर है तो लिक्विड है, और अट्रैक्शन बहुत कम है बहुत दूर है तो वो क्या है? गैस है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन कम होगा दूर होगा तो वो गैस होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा पास होगा तो लिक्विड होंगे, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो बहुत ज्यादा पास होने के कारण सॉलिड होंगे। क्या ये बात दिमाग में आ रही है? हम्म। तो किसी भी चीज का सॉलिड लिक्विड या गैस होना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड पर डिपेंड करता है या मॉलिक्यूल के अंदर एटम एटम के बीच के बॉन्ड पे? किसी भी चीज का सॉलिड लिक्विड या गैस होना उस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है या मॉलिक्यूल के एटम और एटम के बीच के अट्रैक्शन पे? सर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अभी तो आपने बताया कि मॉलिक्यूल दूर होंगे तो लिक्विड, पास होंगे सॉरी दूर होंगे तो गैस, पास होंगे तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा पास होंगे तो सॉलिड। तो किसी भी चीज का सॉलिड लिक्विड या किसी भी मॉलिक्यूल का सॉलिड लिक्विड या गैस होना उसके एटम एटम के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास होंगे, वो सॉलिड स्टेट में होगा, दूर होंगे तो लिक्विड में होगा, और बहुत दूर होंगे तो गैसियस स्टेट में होगा। समझ आ गई बात? तो सॉलिड लिक्विड या गैस होना डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। और हम जानते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक बॉन्ड होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेनली सॉलिड लिक्विड या गैस होना किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे या फिर एच बॉन्डिंग पे। अभी अपने एच बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो एच बॉन्डिंग का कोई एग्जांपल नहीं ले रहे, अभी हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्या ये सब इनर्ट गैसेस है? यस। तो इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैसेस हीलियम हीलियम के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है। नियॉन नियॉन के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन? अच्छा, आर्गन आर्गन के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन? तो सब जगह टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो क्या सब जगह मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं सर, वो डिपेंड करेगा इनके बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन है। तो मुझे बताओ, टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? सर, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, और वेट बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटम्स दूर रहेंगे या पास आ जाएंगे? पास आ जाएंगे तो क्या वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे? तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा
तो क्या उसे इजीली बॉईल करा जा सकता है मुश्किल से? मुश्किल से। तो क्या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Similarly, melting point is also directly proportional to van der Waals force of attraction. बिल्कुल। अच्छा, लिक्वेफेक्शन टेंडेंसी का मतलब क्या है? इजीली लिक्विफाइबल, किसको इजीली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो मुझे बताइए, सॉलिड से इजीली लिक्विड में, या फिर बोले सॉरी, गैस से गैस से इजीली लिक्विड में किसको कन्वर्ट करा जा सकता है? जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे इजीली जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण एटम पास आ जाएंगे। तो लिक्विफेक्शन टेंडेंसी मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एटम्स पास आ जाएंगे, तो उनकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो टॉप से बॉटम जाने पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लिक्विफेक्शन टेंडेंसी बढ़ेगी। क्या ये सारी बातें समझ आ गई क्या? यस सर। सिमिलरली अगर हम बात करें, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का कैसा ऑर्डर रहेगा, तो मुझे बताइए, हमें F और F के बीच का बॉन्ड देखना है या F2 के बीच का बॉन्ड देखना है? ये वाला बॉन्ड देखना है या F के बीच का कोवलेंट बॉन्ड देखना है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड देखना है या इंटर एटॉमिक बॉन्ड देखना है? सर इंटरमॉलिक्यूलर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या किसी भी चीज का सॉलिड लिक्विड गैस होना उनके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास या दूर होने पे डिपेंड करेगा। तो एफ और F2 अगर पास होंगे तो सॉलिड, F2 दूर होंगे तो लिक्विड, F2 बहुत दूर होंगे तो गैस। तो ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो ध्यान दिमाग में बैठाइए कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, इनर्ट गैस के केस में आप इंटर एटॉमिक बोल सकते हो, पर बाकी के केस में इंटरमॉलिक्यूलर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या ये F2 के बीच के अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट Cl2 के बीच के अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? यस। मुझे बताइए, F2 नॉन पोलर है और F2 नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सब जगह यहाँ पे सर हेलोजेंस में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है? हाँ सर, F2 Cl2 Br2 I2 एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या बॉईल करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी या ज्यादा? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो टॉप से बॉटम जाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के कारण। तो हमें बेसिकली यहाँ से ये पता लगाना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड पे नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड पे डिपेंड करता है। कौन से बॉन्ड पे डिपेंड करता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। IMF का फुल डेफिनेशन, फुल फॉर्म लिख लेना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। चलिए, ये हमारे पास खत्म हो गया वीक फोर्स से। अब वीक फोर्स का एक ही बॉन्ड होता है वैन डर वाल्स, या एक और टाइप का बॉन्ड होता है वीक फोर्स में? एक और सर बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? H बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन से बना हुआ हर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। सर ये H और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो क्या सर इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे क्या? नहीं, हर H और H से बना हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो ही उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी, पर केवल हाइड्रोजन इन्वॉल्व होने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। सर थोड़ा एग्जांपल से बताइए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड है, समझना। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, चार्जेस का अट्रैक्शन, बिल्कुल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अगर अट्रैक्शन के कारण कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाला बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। कितने मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2। कंडीशन क्या है सर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से है तो हाइड्रोजन होना तो जरूरी है, पर केवल हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो एटम एक्स है, और इस एक्स एटम की ई एन जो होनी चाहिए, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कैसी होनी चाहिए, हाई। तो हमें कंडीशन मिलनी चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है जो कि हाई ईएन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, कोवेलेंटली। तो one molecule should have hydrogen atom which is covalently bonded with high en atom, ठीक है। and another molecule should have at least one high en atom, high en atom। सर ऐसा क्यों, तो समझना। मुझे बताओ, अगर ये हाइड्रोजन हाई ईएन एटम एटम एक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इस एक्स के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ सर, एक्स की ईएन आप हाई बता रहे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और मुझे बताइए अगर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हम बोल रहे हैं कि कोई वाई एटम है जिसकी ईएन हाई है, तो क्या इस वाई एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूल 1 बोलूं, इसको मॉलिक्यूल 2 बोलूं, तो मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच में क्या एक अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, किसके बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस ऑफ एच एंड वाई। और इसी अट्रैक्शन को हम कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं, एच बॉन्ड बोल रहे हैं। तो एच बॉन्ड इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाई ईएन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। वापस समझिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन अब आ रही है मेरी आवाज, आवाज वापस आने लग गई, वॉइस क्लियर है क्या वापस, नेटवर्क इशू हो गया था। यस सर क्लियर है, ठीक है, वापस मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई हाइड्रोजन एटम है और वो हाई ईएन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो हाई एन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वाई एटम है और ये हाई एन वाला एटम है, तो क्या ये हाई एन एटम वाले के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन एटम और वाई एटम के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इसे क्या हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी हाइड्रोजन और किसी भी एटम के बीच का अट्रैक्शन है, या हाइड्रोजन और हाई ईएन एटम, दो मॉलिक्यूल के, कि एक में हाइड्रोजन हो जो कि हाई ईएन एटम से जुड़ा हुआ हो और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक हाई ईएन वाला एटम हो। अगर ये कंडीशन होगी तो ही उनके बीच में हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पढ़िए। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस वाली डेफिनेशन को एरो लगाया मैंने, ठीक है। It is electrostatic force of attraction between covalently bonded hydrogen of one molecule and high En atom of another molecule। एक मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन एटम जो हाई ईएन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाई ईएन वाले एटम के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यस सर, समझ आएगी बात। तो मुझे बताइए, जो ये हाइड्रोजन है, ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है एक्स, ये हाई ईएन एटम होना चाहिए। तो हाई ईएन एटम सर कौन सा? तो सिंपली याद रखिए कि जिनकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो, जिनकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो। तो मुझे बताइए 3 या 3 से ज्यादा वाले कौन होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। याद रखिए sp कार्बन, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो मुझे बताइए, क्या हमने En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़ा है? यस। और हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 50%। तो ऐसे कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उसकी En भी ज्यादा होती है, और वो होती है 3.25। याद रखने वाला पॉइंट है, एमटीआर पॉइंट है। तो sp हाइब्रिड कार्बन या फिर FON से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हाइड्रोजन को बोलेंगे हम एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करेगा कि जो सामने वाला मॉलिक्यूल आ रहा है, क्या उसके अंदर कोई ऐसा वाई एटम है जिसकी हाई एन एटम है, और हाई ईएन किसकी होगी? FON या फिर Cl। ठीक है, Cl के ऊपर मैंने स्टार लगाया है क्योंकि एक ट्रिक है, फोन हमेशा कॉल कभी कभी। क्या ट्रिक है? फोन हमेशा कॉल कभी कभी। तो FON होगा तो हमेशा एच बॉन्डिंग बनेगी, पर क्लोरीन होगा तो कभी एच बॉन्डिंग बनेगी और कभी एच बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होगा वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है सर, मैं बेसिक बेसिक ये रूल समझ आया, समझना, वापस सुनना, मैं वापस बता रहा हूं आपको, सुनना इधर। ठीक है सर, हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि हाई ईएन एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये हाई ईएन एटम सर F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, या फिर sp हाइब्रिड कार्बन हो सकता है। यस या नो? ये मॉलिक्यूल नंबर 1 की कंडीशन हो गई। अच्छा, मॉलिक्यूल नंबर 2 के अंदर एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसको हम Y बोल रहे हैं, और इस Y एटम की ईएन कैसी होनी चाहिए? हाई ईएन होनी चाहिए। तो हाई ईएन वाला कौन कौन सा? FON या Cl, जिसके अंदर से मेनली कौन? फोन, कॉल कभी कभी। फोन हमेशा, कॉल कभी कभी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन में कि H मस्ट बी प्रेजेंट। सही बात है, H तो होना ही चाहिए। must be present which should be covalently bonded with high EN atoms like FON या sp carbon। Another molecule या other molecule must have high EN atoms like FON and Cl। Cl के ऊपर स्टार लगाया हुआ है क्योंकि वो कभी कभी होगा। ठीक है, अब थोड़े आगे चलते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को देखूं, तो मुझे बताइए क्या इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 और इसको मॉलिक्यूल नंबर 2 बोल सकता हूं? यस।
मॉलिक्यूल नंबर 1 में क्या मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है? हाँ, क्या हाइड्रोजन जो है वो हाई ईएन एटम फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है? तो मॉलिक्यूल नंबर 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद FON या sp कार्बन। तो हाँ सर, F के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्या दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर मुझे हाई ईएन एटम नजर आ रहा है फ्लोरीन? हाँ, तो क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इन अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली मुझे बताइए नेक्स्ट वाले के अंदर, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, क्या ये हाई एन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? यस सर, FON, O की EN भी हाई होती है। क्या दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हाई EN एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है? यस सर। तो क्या इनके बीच में भी जो है डॉट डॉट बॉन्ड बना हुआ है, क्या मैं इसको H बॉन्ड बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तीसरे में देखिए, मुझे बताइए ये हाइड्रोजन एटम क्या हाई ईएन एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? यस सर। क्या दूसरे मॉलिक्यूल में हाई ईएन एटम FON में से N है क्या? हाँ, तो क्या इनके बीच में हमारे पास जो ये डॉट डॉट वाला बॉन्ड बन रहा है, इसको हम H बॉन्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब मैंने आपसे पूछा, मेरे पास आ गया, मान लेते हैं HCl या HBr, और इधर आ गया FH। मुझे बताइए क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? सर, एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो हाई ईएन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सर ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। आपने बोला 3 से ज्यादा ईएन वाला एटम होना चाहिए, तो इसको एक्टिव हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो क्या हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्या? नहीं सर, एक कंडीशन है, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद हाई ईएन एटम एंड अनदर मॉलिक्यूल शुड हैव हाई ईएन एटम। चलो मैं थोड़ी कंडीशन चेंज करता हूँ। मेरे पास HF आया, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? ठीक है। मेरे पास यहाँ पे SH आया, तो क्या यहाँ पे इसके साथ ये डॉट 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 वाला H बॉन्ड बना लेगा? एक्टिव हाइड्रोजन तो है, पर सर सामने वाला हाई एन एटम नहीं है। तो सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब ही H बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे सर कोई H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या H बॉन्डिंग कब बनेगी और कब नहीं बनेगी, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? और एग्जाम्पल करेंगे, समझ आएगा आगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? यस सर, ठीक है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग कहां पर ज्यादा हो। हमें ये तो पता चल गई कि 1, 2 एंड 3 केस, तीनों में ही ये जो डॉट डॉट वाला बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। पर किस केस में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और किस केस में ये वीक बॉन्ड है, ये डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन जिस एटम से के साथ जुड़ा हुआ है, क्या उस एटम को हम एक्स बोल रहे हैं क्या? हाँ, और ये एक्स वाले की EN जितनी ज्यादा होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का उतना ही ज्यादा आएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या ज्यादा अट्रैक्शन करेगा? तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा आएगा? जब हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी EN ज्यादा हो। यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ X एटम, will be directly proportional to En of X atom? बिल्कुल। तो अब मुझे बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, 2 एंड 3, ये जो 1, 2 एंड 3 तीनों केस के अंदर H बॉन्ड बना, किस केस में
हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग बनी, 1 में, 2 में या 3 में? सर 1 में। फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन का है और फिर नाइट्रोजन का है। तो क्या सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग 1 में बनेगी, फिर 2 में बनेगी और फिर 3 में बनेगी? यस या नो? यस सर, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझना। मान लीजिए ये दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। पहले यहाँ पे मुझे देख के बताइए कि इनके बीच में एच बॉन्ड बनने की कंडीशन ए और बी में दोनों में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? सर हाइड्रोजन एटम है, हाई एन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाई एन एटम है, तो एच बॉन्ड बन जाएगा। बी वाले में भी हाइड्रोजन एटम है जो कि हाई एन एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन एटम है जो कि हाई एन एटम होता है। तो इन दोनों ही केस में सर एच बॉन्डिंग तो बन जाएगी। अब मुझे बताइए यहाँ पे दोनों ही केस में एक्स एटम कौन सा है, मतलब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन की। सर एक्टिव हाइड्रोजन ओ के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे बताइए कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा? सर अब तो ईएन सेम आ गई, तो हम यहाँ पर एक्स की ईएन देखकर पता नहीं कर सकते कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फिर हम किसकी ईएन देखेंगे? सर इस वाई वाले एटम की। क्या सामने वाले मॉलिक्यूल के हाई ईएन एटम को हमने वाई बोला है क्या? यस। अब समझना, सामने वाले एटम की जो वाई वाला है इसकी ईएन ज्यादा नहीं कम होनी चाहिए। क्यों? एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस वाई एटम का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वाई एटम अपना लोन पेयर कब पार्टिसिपेट होने देगा, लोन पेयर कब इजीली दे देगा पार्टिसिपेट होने के लिए, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? जो इजीली लोन पेयर दे देगा। और लोन पेयर कौन इजीली देगा? जहां पर ईएन क्या होगी, कम होगी। तो वाई वाले की ईएन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसलिए अगर एक्स सेम है, कंडीशन क्या है, अगर एक्स सेम है तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन ऑफ वाई एटम। समझ आएगी बात? तो अब मुझे ये बताइए, यहां पे दोनों ही केस में एक्स तो सेम है, एच जिसके साथ जुड़ा हुआ है एक्स तो सेम है। अब हमें वाई की ईएन देखनी है, ठीक है। वाई हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, किसकी ईएन कम है? नाइट्रोजन की। और अगर वाई वाले एटम की ईएन कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो मुझे बताइए ए और बी में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? बी वाले की। क्लियर है क्या बात? कोई डाउट इसमें? हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी ईएन ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, पर हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है अगर वो एटम सेम है दोनों में, तो फिर हम दूसरे एटम का जो वाई एटम है उसकी ईएन देखेंगे और वो कम होनी चाहिए। तो x की ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर x सेम है तो y की ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग होगी। क्या शॉर्ट में ये समझ आया? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। हमें यहाँ पर बनाना है ऑर्डर। क्या बनाना है? ऑर्डर। ऑर्डर पहले x के टर्म्स में बनाएंगे और जहां पर x सेम होगा केवल वहीं पे ही y की ईएन देखेंगे। तो मुझे बताइए a में x क्या हमारे पास f है क्या? हाँ सर, एक्टिव हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ है वो फ्लोरीन है। यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। यस या नो? तो मुझे सबसे ज्यादा ए की नजर आ रही है क्या? ईएन, हाँ। फिर मेरे पास ई और
डी आएगा और सबसे कम मेरे पास आ जाएंगे सी एंड बी। क्या अभी तक मैंने एक्स की ई एन के टर्म्स में अगर बात करें तो समझना ये वाला हमारे पास हाईएस्ट वाला है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाले आएंगे तो ई और डी वाला आ जाएगा, और फिर हमारे पास लास्ट में नाइट्रोजन वाले आएंगे तो बी और सी वाला आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर फ्लोरीन है एक्स एटम, इन दोनों के केस में हमारे पास ऑक्सीजन है एक्स, और इन दोनों के केस में नाइट्रोजन है एक्स। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ईएन ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। इसलिए ए वाले की स्ट्रेंथ ई और डी से और सी और बी से ज्यादा होगी। अरे बेटा एक्टिव हाइड्रोजन से जुड़े हुए एटम को देखते हैं, तुम कौन सा एटम देख रहे हो? एक्स कौन है? जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड, डॉट डॉट वाला ये ओ नहीं देखना है। एक्स वो एटम है जो हाइड्रोजन से कोवलेंटली जुड़ा हुआ है। छवि, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं ई और डी की बात करूं, ये ई और डी के ऊपर फोकस करिए, तो क्या यहाँ पर एक्स एटम सेम है क्या? मतलब एक्टिव हाइड्रोजन से साथ जो जुड़ा हुआ एटम है एक्स, क्या वो सेम है क्या? तो क्या यहाँ पर इन वाई एटम की ईएन पे डिपेंड करेगा? और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कहां पर ईएन कम होती है? नाइट्रोजन की। तो जहां पे ईएन कम होगी वो इजीली लोन पेयर देगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो डी और ई में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मुझे बताइए? डी और ई में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सर? ई वाले की। इतनी बात पता चली। अच्छा, सिमिलरली मुझे बी और सी में बताइए, क्या यहाँ पर एक्स एटम दोनों जगह सेम है? तो हम कौन से एटम देखेंगे? ये वाई वाले। और वाई वाले एटम की ईएन कम होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ईएन कम है? नाइट्रोजन की। तो सी वाले की क्या बी वाले से ज्यादा आएगी? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोले मैंने दो नाम? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटर और इंट्रा को एक तरीके से समझना, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल के अंदर हाउसेज होते हैं, कलर जैसे रेड ग्रीन, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसे डिफरेंट हाउसेज होते हैं, या फिर बोल दे एमरल्ड हाउस, डायमंड हाउस, इस तरीके से आपको स्कूल के अंदर डिवाइड करा हुआ होता है। ठीक है, तो हाउसेज बने हुए होते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल का कोई कंपटीशन हुआ, मान लीजिए फुटबॉल कंपटीशन हुआ, तो आपका स्कूल का और दूसरे स्कूल का कंपटीशन हुआ तो उसे क्या बोला जाता है? इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। दो के बीच में हुआ तो क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल। क्या बोलते हैं? इंटर। दो के बीच में हुआ, आपके स्कूल और किसी दूसरे स्कूल के बीच में अगर कंपटीशन हुआ तो क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, पर मान लीजिए कि अगर कोई फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है और वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर ही हो रहा है, कोई ग्रीन हाउस का है, कोई रेड हाउस का है, कोई ब्लू हाउस का है, कोई ब्लैक हाउस का है, मतलब इंटरनली कोई हमारे पास कंपटीशन हो रहा है, तो उसे इंटर स्कूल बोलते हैं या इंट्रा स्कूल बोलते हैं? इंट्रा। तो इंटर मतलब बिटवीन टू, बिटवीन टू। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड बनेगा तो उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूल। पर जब एक ही मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर ही हमें एच बॉन्ड होने की कंडीशन मिल रही है, तो ऐसे केस में हम उसे इंटर नहीं बोल के इंट्रा बोलते हैं। विद इन अ मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग बन रहा होता है तो उसे हम कौन सा एच बॉन्ड बोलते हैं? इंट्रा। एग्जाम्पल दूंगा जब और अच्छे से समझ आएगा।
अभी केवल दो तरीके की एच बॉन्डिंग होती है, जब दो के बीच में बनता है तो इंटर, और जब विद इन अ मॉलिक्यूल बनता है तो इंट्रा। अब जब दो के बीच में बनेगा तो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एच एफ और एच एफ के बीच में अगर एच बॉन्ड बना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो इसको बोलेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में बना तो इंटर, और दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो होमो इंटर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, मान लो एक तो हमारे पास आ गया H2O और एक हमारे पास आ गया HF, तो मुझे बताइए ये मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और दोनों मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक, वापस शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बने तो इंटर, विद इन अ मॉलिक्यूल बने तो इंट्रा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी और दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे? सेम, तो होमो इंटर। और दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी पर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे तो हेट्रो इंटर। इतनी बात समझ आई? थोड़ा थोड़ा समझ आया सर। चलिए थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिटेल में पढ़ते हैं। When hydrogen bond is formed between discrete molecule of same or different compound, same compound होगा तो homo और different compound होगा तो hetero। एग्जाम्पल मुझे बताइए, HF मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे H बॉन्डिंग बन रही है क्या? हाँ, तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है या डिफरेंट मॉलिक्यूल है? सेम है। तो ऐसे टाइप की बॉन्डिंग को होमो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहा जाएगा या हेट्रो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग? होमो। तो ये होमो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का एग्जांपल है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि HF 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 अगर जुड़ते चले जाएंगे तो ये जिगजैग फॉर्म में अपने आप को अरेंज करते हैं। किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? जिगजैग जिगजैग जिगजैग। क्यों अरेंज करते हैं उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइए, क्या ये HF जब जुड़ेगा तो क्या ये F का लोन पेयर क्या इन दोनों बॉन्ड्स को रिपेल करेगा? और रिपेल करेगा तो क्या ये लीनियर रह पाएंगे या बेंट हो जाएंगे? बेंट हो जाएंगे। तो इस लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया? बेंट। सिमिलरली इस लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया? बेंट। सिमिलरली इस लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया? बेंट। तो क्या स्ट्रक्चर जिगजैग जिगजैग तरीके से बनता चला जाएगा? फ्लोरीन के यहां से बेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। NH3 की बात करें तो हाइड्रोजन हाई एन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो क्या इनके बीच में डॉट डॉट वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। मुझे बताइए, यहाँ पर एक HF मॉलिक्यूल की बात करूं, ये जो मैं गोला लगा रहा हूं, ये कितने H बॉन्ड बना रहा है? एक HF मॉलिक्यूल कितने H बॉन्ड बना रहा है? सर एक तो हाइड्रोजन वाली साइड से और एक फ्लोरीन वाली साइड से। देखो ना, ये वाला जो HF है, ये कितने H बॉन्ड बना रहा है? सर एक हाइड्रोजन वाली साइड से बना रहा है और एक फ्लोरीन वाली साइड से बना रहा है। तो पर हाइट पर मॉलिक्यूल या पर HF मॉलिक्यूल कितने H बॉन्ड बन सकते हैं? दो, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया HF के स्ट्रक्चर A B C D E और F, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। आपसे मैंने पूछा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर HF सॉलिड के लिए सही स्ट्रक्चर है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई मतलब नन और एफ मतलब ऑल।
सब सही है, सब गलत है, या ABCD में से कोई सही है कोई गलत है? जल्दी से सोच समझ के आंसर दीजिए। सब सही है, सब गलत है, या ABCD में से कोई पर्टिकुलर ऐसा है जो सही है और बाकी गलत है? सब सही है। ओके। सर सी वाला सही है। सर डी वाला सही है। ओके। हम्म। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कम है आपकी। चलिए मैं बताता हूँ। ए वाला गलत है, क्यों? सर जिगजैग फॉर्म में होता है, ये लीनियर फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है। बी वाला गलत है, क्यों? सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता H और H के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड तो H और दूसरे मॉलिक्यूल के हाई एन एटम के बीच में बनता है, दूसरा इसकी शेप भी गलत है। ठीक है। मुझे बता थर्ड वाला सी वाला सही है या गलत है? सी वाला सही है या गलत है? सी वाला भी गलत है। बहुत बढ़िया। जो लोग बोल रहे हैं सही है, उन्होंने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली पर दूसरी चीज ऑब्जर्व नहीं करी। माना ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो यहाँ से बेंट हो गया, पर हाइड्रोजन के यहाँ से क्यों बेंट हुआ? हाइड्रोजन के यहाँ से बेंट होना चाहिए था या लीनियर जाना चाहिए था? हाइड्रोजन थोड़ा ना कोई लोन पेयर है। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइड्रोजन के पास से कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसा है? गलत। डी वाला तो गलत है ही सही, क्योंकि फ्लोरीन के यहां से इन्होंने कैसा बना दिया? लीनियर। बल्कि फ्लोरीन के यहां से कैसा होगा? तो जब ABCD रॉन्ग है, तो क्या इसका आंसर नन आ जाएगा क्या? सर करेक्ट कौन सा होता है? चलिए एक बार वापस इस स्ट्रक्चर को देखिए। मुड़ना या बेंट होना कहां से चाहिए? फ्लोरीन से। कहां से स्ट्रेट होना चाहिए? हाइड्रोजन से। तो जिगजैग बनेगा, पर जो जिगजैग बनेगा, बेंट होगा, वो केवल फ्लोरीन के यहां से होगा। अच्छा क्वेश्चन है। हम एक बार देख भी लेते हैं तो भी गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के दे दे तो हमें पता चलना चाहिए कि बेंट कहां से होगा? फ्लोरीन से। ठोकर खा गए सर। बहुत बढ़िया बेटा, अब अक्कल आ गई होगी। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं। ठीक है। बर्फ जमाइए कभी। सर बर्फ नहीं, हमने पानी जमाया है। बर्फ तो अपने आप जमी हुई होती है सर। बर्फ थोड़ा जमाते हैं। हाँ सर, पानी जमाया है हमने। और पानी जमा के बर्फ बनाई है। कैसे जमाइए? आप खुद बैठ जाते हैं पानी के ऊपर, अपने आप बर्फ बन जाती है। सर फ्रिज में डालते हैं हम। एक लेते हैं कटोरा या कोई सी ट्रे, पानी भरते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, तो वहां से क्या बन जाती है? आइस। अब आपने कभी नोटिस करा होगा, अगर आपने खुद ने बर्फ जमाई हो या बोले पानी जमाया हो या आइस बनाई हो, तो आप अगर उस ट्रे के अंदर पानी डाल रहे हैं तो आपने ऊपर तक पानी भरा। ठीक है। पर जब बर्फ बनती है तो जिस लेवल तक आपने पानी भरा था उससे भी ऊपर बर्फ जमता है, थोड़ा ज्यादा बर्फ जमता है। ऐसा क्यों हो जाता है? सर ऐसा इसलिए हो जाता है कि सर जब मॉलिक्यूल पास आ रहे होते हैं तो बीच में कुछ एयर आ जाती है, हमें वहां पे छोटे छोटे बबल दिखते हैं। आइस जब बन जाती है तो वहां पे छोटे छोटे बबल्स रहते हैं अंदर, जहां पे एयर ट्रैप हो जाती है। क्या ट्रैप हो जाती है? एयर। तो क्या वो खाली जगह रह जाती है? और खाली जगहों को क्या वॉइड कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? वॉइड। तो इन वॉइड्स के कारण हमारे पास जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ जाती है जमने के बाद। जब तक वो लिक्विड है जब तक तो पूरा यूनिफॉर्मली है, पर जब जम जाते हैं तो बीच में खाले छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और बीच में एयर या वॉइड इकट्ठी हो जाती है। ये वॉइड के आने से क्या होगा? सर वॉइड के आने से होता है क्या? मुझे बताओ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है क्या? हाँ। और अगर
बीच में वॉइड आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट इज वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। तो यही रीजन है कि आइस सॉलिड होने के बावजूद भी पानी पर क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है? कम होती है। और डेंसिटी ऑफ आइस कम क्यों होती है? इन वॉइड्स के आ जाने के कारण। इन वॉइड्स के आने के कारण क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आइस हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, hence volume increases and density decreases. This is the reason why ice floats on water. ठीक है, ये बात समझ आ गई। मुझे बताओ, इस वाटर मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? ये एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? सर, दोनों हाइड्रोजन की तरफ से और दोनों लोन पेयर की तरफ से। यस या नो? डॉट डॉट वाले बॉन्ड देखो, 4। तो हमें याद रखना होता है कि इन वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड पर H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और मुझे बताइए H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? क्या टेट्राहेड्रल होती है क्या? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। तो वाटर, इन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली। और ये टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है? सर, देखने में प्लेनर लग रहा है, पर एक्चुअल में टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, डिस्टॉर्टेड तो है क्योंकि लोन पेयर है। क्लियर है? चलिए, और क्या क्या बात बतानी रहेगी, याद करनी रहेगी, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पहले क्या है, पहले टॉपिक को समझ रहे, कब हाइड्रोजन बॉन्ड है कब नहीं है, कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इन बातों को समझ रहे। फिर उनकी एप्लीकेशन जब आएगी तो जब बताऊंगा और क्या देखना है आपको, है ना। मुझे बताइए, बोरिक एसिड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? बोरिक एसिड मतलब H3BO3। हाँ सर, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हाई ईएन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो आपसे कभी पूछे कि बोरिक एसिड पॉलीमराइज क्यों होता है, क्योंकि बोरिक एसिड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल बोरिक एसिड के O के साथ H बॉन्डिंग बनाता चला जाता है और पॉलीमराइज हो जाता है। तो बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे पूछे बोरिक एसिड पॉलीमराइज क्यों हो रहा है, आपको रीजन देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं क्या आप? सर, जानते तो नहीं है, सामने लिखा हुआ है CH3COOH। हम तो पहले से जानते थे। तो मुझे बताइए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल करेंगे तो क्या 60 आएगा क्या? CH3COOH का जो मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 60। पर होता क्या है, जब भी हमें पता है कि मॉलिक्यूल CH3COH है, हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 60।
पर जब हम एक्सपेरिमेंटली पता करने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली पता कर रहे हैं कि एसिटिक एसिड का वजन मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, तो हमें इसका वेट जो मिल रहा है ये 120 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो एक्सपेरिमेंटली हमें जो वेट मिल रहा है क्या वो डबल है क्या? हाँ, तो इस डबल वेट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम जो वेट मेजर कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली वो एक मॉलिक्यूल का कर पा रहे हैं या कम से कम दो मॉलिक्यूल का? दो मॉलिक्यूल का, क्योंकि हमें 60 की बजाय हमेशा वजन जो मिल रहा है वो 120 मिल रहा है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकाला गया कि हम एक्सपेरिमेंटली हमें डबल वेट क्यों मिल रहा है, कि एक्सपेरिमेंटली हमें डबल वेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि एसिटिक एसिड अकेला नहीं रहता, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंटली इसका डबल वेट क्यों मिला? क्योंकि एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड अकेले नहीं रहते, डाइमर की फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं। तो फिर पता करा कि ऐसा क्यों होता है, कि आपस में क्यों जुड़े हुए होते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये डॉट डॉट लाइन से एच बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाते हैं क्या? हाँ सर, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये हाई एन एटम, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये हाई एन एटम, इनके बीच में एच बॉन्ड बन जाएगा और ये एच बॉन्ड बनाकर डाइमर फॉर्म में मिलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आया कि why we get double why we get experimentally double molecular mass, why we get experimentally double molecular mass of acidic acid, because acetic acid exists as dimer. Second, why acid exist as a dimer, एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे कंसेप्ट है। कभी आपसे पूछ ले कि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या होता है एसिटिक एसिड के केस में, तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। ये तीन चीजें हमें कंसेप्ट से ध्यान रखनी है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नहीं सर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट डायरेक्टली एमटीआर पॉइंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट पॉलीमेरिक चेन बनाता हुआ चलता है, और ये पॉलीमेरिक चेन बनती है किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जबकि KHCO3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही डाइमर की फॉर्म में इसका एग्जिस्ट होना भी किसका रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये पॉलीमेरिक चेन या फिर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ बेटा, एसिडिक जो जो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी जाएगी, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उनमें से क्वेश्चन आएगा। उतना ही एनसीईआरटी में गिवन है, उससे इधर उधर नहीं जा सकते हम, जाना भी नहीं है हमें। हाँ, ओनली एसिटिक एसिड या कोई भी RCOOH वाला, जरूरी नहीं यहाँ पे CH3 हो, CH3 के अलावा C2H5 भी हो सकता है, तो हम RCOOH को मान सकते हैं, है ना? ठीक है, अब अदर एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताइए, आप अभी इसे हल्के में ले रहे हैं, पर अगर एच बॉन्डिंग नहीं होती तो आप नहीं होते और मैं नहीं होता। कैसे? मुझे बताइए, अपने जो डीएनए होते हैं क्या वो डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है? और ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर किसकी वजह से आपस में जुड़ा हुआ है? एच बॉन्ड की वजह से, आपने बायो में पढ़ा होगा। तो अगर ये एच बॉन्ड नहीं होता तो आप भी नहीं होते और मैं भी नहीं होता, क्योंकि डीएनए नहीं होता। तो बहुत बढ़िया चीज है ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप कभी घर पे क्यूरियस होते हैं या खाली बैठे रहते हैं, तो बर्फ के दो पीस लिए, आइस के दो पीसेस लिए, उनको जोड़ा, बीच में फेविकॉल लगाई और वो जुड़ जाते हैं। नहीं सर, फेविकॉल लगाने की कहाँ जरूरत पड़ती, केवल पास रखते हैं वो तो अपने आप जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? दो आइस क्यूब अलग अलग थे, उनको जब पास रखा तो वो आपस में क्यों जुड़ गए? तो आज तक तो हम मान लेते कि ऐसा जुड़ता होगा।
अरे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़े। क्या आप यहाँ से वाटर और यहाँ से वाटर ही तो लेके गए, और वाटर वाटर के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। सोचने की बात है, ठीक है। आप आपने कभी ये सोचा है कि जितनी भी आइसक्रीम आती है, जितनी भी आइसक्रीम आती है, उनकी जो स्टिक होती है वो लकड़ी की ही क्यों होती है? वुडन स्टिक क्यों होती है? सस्ती पड़ती है इसलिए? नहीं, आइसक्रीम वाले को एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट पता है। आइसक्रीम वाला जब लकड़ी की स्टिक के ऊपर आइसक्रीम लगाएगा, तो आइसक्रीम का जो वाटर है वो वुड के सेल्यूलोज के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपकी जो आइसक्रीम है वो स्टिक पे चिपकी रहेगी और आप आराम से उसे एंजॉय कर पाएंगे। पर अगर गलती से प्लास्टिक की डंडी ले लेता, तो आइसक्रीम का जो पानी है उसके साथ स्टिक नहीं हो पाता, थोड़ी सी पिघलते से आप खाने वाले हैं और गिर गई आइसक्रीम। तो क्या आप उसे रुपए देते? नहीं सर। इसलिए वो जानता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो हमेशा लकड़ी की स्टिक के ऊपर ही आइसक्रीम लगा के देता था। गोले वाली आइसक्रीम बोल लो या कोई सी भी आइसक्रीम बोल लो। समझ आ गई बात? जनरल एग्जांपल से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज पानी में क्यों घुल जाता है? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलते। तो ग्लूकोज को पानी के अंदर मिलाओ तो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? सर ग्लूकोज और वाटर एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। प्रोटीन्स के अंदर एच बॉन्डिंग होती है। अगर आपने प्रोटीन्स को देखा हो, स्ट्रक्चर देखा हो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो, तो वहां पे नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। वहां पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉल को हल्के में मत लो। देखने में ऐसा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ रहे हैं, पर है सब जगह ही अपने आसपास, है ना। चलिए, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, इतना कोई बताने की जरूरत नहीं थी। अब सेकंड टाइप का बॉन्ड देख लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब थोड़ा ध्यान देना, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहाँ पे होगा? मुझे बताइए, इंट्रा मतलब बिटवीन टू या विद इन अ मॉलिक्यूल? विद इन अ मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, मॉलिक्यूल के खुद के अंदर ही अगर एच बॉन्डिंग हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर। ये मोस्टली इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग मोस्टली अकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टाइप की बॉन्डिंग के होने से चिलेशन होता है। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, कि ये बॉन्ड अगर बनेगा तो इस बॉन्ड के बनने से क्लोज लूप बन जाएगा, उसे रिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। जब भी चिलेशन होता है तो चिलेशन के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? इंक्रीज हो जाती है। मोस्टली फॉर्म एट ऑर्थो पोजीशन। जनरली ये जो बॉन्ड बनता है या चिलेशन होता है, ये कौन सी पोजीशन पे होता है? ऑर्थो। क्या आपको ऑर्थो मेटापेरा पोजीशन पता है? यस। और ऑर्गेनिक या आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा कि जो भी रिंग बनती है जब भी चिलेशन होता है, या तो वो रिंग 5 मेंबर की होनी चाहिए या फिर वो 6 मेंबर की होनी चाहिए। 5 या 6 मेंबर की रिंग होगी तो ही स्टेबल होगी, अदरवाइज वो रिंग कैसी होगी? अनस्टेबल होगी। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रखिए। पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको ऑलरेडी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है। समझना, सुनना, ध्यान देना इधर, ठीक है। मुझे बताइए, जो नीचे में डायग्राम बना रहा हूँ, क्या ये बेंजीन है क्या? ठीक है। क्या इसके ऊपर मैंने ओ एच जोड़ दिया तो क्या ये फिनॉल बन गया क्या? फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की ये वाली पोजीशन कौन सी जो मैं गोला लगा रहा हूँ? जस्ट पास वाली, ऑर्थो। और क्या ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं NO2 जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा? NO2, तो क्या ये NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप होता है क्या? हाँ। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या ये एक ही मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर हम एच बॉन्डिंग होने की कंडीशन चेक कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है क्या?
हाँ सर, FON में O के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है। और क्या इसके आसपास कोई हाई EN वाला एटम है क्या? हाँ सर, ऑक्सीजन है। तो क्या इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है क्या? हाँ सर, हो सकती है। और इनके बीच में अगर H बॉन्डिंग हुई तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल हुई या विद इन अ मॉलिक्यूल हुई? विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इस टाइप की H बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? इंट्रा H बॉन्डिंग। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, अब मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है। पहले इसको देखिए, मुझे बताइए, क्या ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास OH जुड़ा हुआ है क्या? तो ये फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल की इस पास वाली पोजीशन को क्या ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्या CHO? ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड CHO जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं? बेंजल एल्डिहाइड। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं OH जोड़ दूंगा तो क्या मैं इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड बोल सकता हूं? हाँ, और इसका एक और कॉमन नेम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर, आपने गोला लगाया, वो एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे हाई एन एटम है क्या? क्या ये विद इन अ मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग बन रही है क्या? तो क्या मैं इसे इंट्रा एच बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ठीक है। अब हमने बात करी थी फोन हमेशा कॉल कभी कभी, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। ठीक है। जनरली क्लोरीन, मुझे बताइए, HCl और HCl हाइड्रोजन क्या FON या sp कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं सर। तो इस तरीके की एच बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, मत सॉरी, इस तरीके की एच बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी जबकि क्लोरीन का EN कैसा है 3, नाइट्रोजन की तरह तो है। तो जब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग बना लेता है तो क्लोरीन के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि क्लोरीन से जुड़ा हुआ नहीं बना पा रहा? तो प्रॉब्लम ये हो रही है, क्लोरीन सेकंड पीरियड का है या थर्ड पीरियड का है? और थर्ड पीरियड की साइज छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी होती है। बड़ी होगी तो बॉन्ड पास बनेगा या दूर बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही वीक टाइप का बॉन्ड है, ऊपर से दूर बनेगा तो और अनस्टेबल होने के कारण टूट जाएगा। तो माना क्लोरीन की EN ज्यादा है पर साइज ज्यादा होने के कारण वहां पर बॉन्ड अनस्टेबल बनता है, इसलिए क्लोरीन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं बनाता। क्लोरीन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं बनाता। पर आपने तो बोला सर कभी कभी बनाता है, तो कभी कभी कौन सी होती है? क्लोरीन इंटर नहीं बनाता, इंट्रा बनाता है। क्लोरीन इंटर नहीं बनाता, क्या बनाता है? इंट्रा। अब सर इंट्रा कैसे बनाता है, समझाइए। तो मुझे बताइए, यहां पर हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, क्या ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है? तो क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? हाँ। और यहाँ पर एक क्लोरीन एटम क्या हाई EN वाला है क्या? हाँ सर, 3 EN है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सर यहाँ पे भी तो एक क्लोरीन एटम बड़ा है, और बड़े होने के कारण ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा तो टूट जाएगा। माना ये क्लोरीन एटम बड़ा है और बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा, पर साथ में यहाँ पर एक और प्रोसेस हो रहा है, वो क्या है? सर चिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या चिलेशन हो रहा है क्या? और चिलेशन के प्रोसेस से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो क्लोरीन की साइज बड़े होने के कारण बॉन्ड अनस्टेबल हो रहा है, पर रिंग फॉर्मेशन के कारण, चिलेशन होने के कारण क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? तो चिलेशन बॉन्ड को स्टेबलाइज करके क्लोरीन के साथ भी एच बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या कभी भी एच बॉन्ड बना सकता है जब चिलेशन होगा? जब चिलेशन होगा। और चिलेशन केवल कब होगा?
सर जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि क्लोरीन एच बॉन्डिंग बनाएगा, पर हमेशा बनाएगा या कभी-कभी बनाएगा? कभी-कभी। इसीलिए हमने बोला फोन हमेशा, कॉल कभी-कभी, और सीएल कभी-कभी कब बनाएगा? इंटर बनाएगा या इंट्रा बनाएगा? इंट्रा। क्लियर? दूसरी बात, आपने सर बताया केवल ऑर्थो पोजीशन पे ही बनेगी एच बॉन्डिंग, इंट्रा वाली, पैरा पे नहीं बनेगी। तो मुझे बताइए, पैरा पे अगर हम ये बनाते, तो मुझे बताइए क्या ये पैरा फ्लोरोफिनॉल है क्या? हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाई एन वाला एटम यहाँ पर है, क्या ये बॉन्ड बहुत ज्यादा दूर बनेगा? और ज्यादा डिस्टेंस होगी तो ये बॉन्ड स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। तो एच बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, ज्यादा दूर बनेगा तो अनस्टेबल होगा। इससे जनरली जो इंट्रा एच बॉन्डिंग बनती है, ये ऑर्थो पोजीशन पर ही बनती है। ठीक है, आज हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनको एक बार घर पे पढ़िए। मैं आपको यहाँ तक के हैंडआउट सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से इन्हें पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पे पूछना। दूसरी बात, मंडे को जो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर हम मॉड्यूल का डिस्कशन भी करेंगे। तो अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के पहले पहले एमओटी, रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, या उसके पहले डायपोल मूवमेंट के जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 के और बिगनर बॉक्स के, वो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मंडे को जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम मॉड्यूल का डिस्कशन भी करेंगे। हाँ, कल हमारी क्लास है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एच बॉन्डिंग के बारे में। हाँ, कल भी क्लास है, उसके अंदर एच बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और मंडे को जो क्लास रहेगी उसके अंदर मॉड्यूल का डिस्कशन भी करेंगे, और थोड़ा बहुत एच बॉन्डिंग अगर बचा होगा तो उसको कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय। जोरदार।